हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है A.R. देसाई। A.R. देसाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो A.R. देसाई का पूरा नाम है अक्षय कुमार रमणलाल देसाई। और A.R. देसाई का जन्म गुजरात में बड़ौदा में हुआ था। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो भी बड़ौदा में हुई थी और इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। बम्बई विश्वविद्यालय से ही इन्होंने जो प्रोफेसर गुरिये थे उनके निर्देशन में PhD का कार्य आरंभ किया। और इसी बीच उन्होंने 1930 के दशक में गुजरात के युवा वर्ग में एक नई चेतना जगाने का प्रयास किया। इसी के परिणाम स्वरूप प्रोफेसर देसाई का जो झुकाव था वो धीरे धीरे मार्क्सवादी उपागम की तरफ होने लगा। 1946 में यानी कि 1946 में A.R. देसाई को PhD की उपाधि प्राप्त हुई बम्बई विश्वविद्यालय से। इन्होंने 1947 में नीरा देसाई के साथ विवाह संपन्न किया, जो महिलाओं के अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी या कार्य कर रही थी। प्रोफेसर देसाई ने अनेक पुस्तकें लिखी, है ना। उसमें से जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनका हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको। उनकी जो सबसे पहली पुस्तक थी वो थी भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। सेकेंड, ये 1948 में प्रकाशित हुई थी। उनकी दूसरी पुस्तक थी भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र और ये 1969 में प्रकाशित हुई। गंदी बस्तियों तथा भारत का नगरीकरण, ये आई थी इनकी पुस्तक 1970 में यानी कि 1970 में। इसके बाद 1975 में यानी कि 1975 में भारत में राज्य तथा समाज, ये इनकी पुस्तक आई थी। 1979 में भारत में कृषक संघर्ष पुस्तक आई थी यानी कि पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। 1979 में आई थी ग्रामीण भारत में संक्रमण की दशा यानी कि रूरल इंडियन इन ट्रांजिशन। ये 1984 में इनकी जो बुक आई थी वो भारत में विकास का मार्ग, एक मार्क्सवादी उपागम, ये इनकी बुक आई थी। हम यहाँ इनकी जो सबसे पहली बुक थी भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये इन्होंने इसमें इस पुस्तक में मार्क्सवादी उपागम पर्सपेक्टिव का लेते हुए अपनी ये पुस्तक लिखी है। प्रोफेसर देसाई द्वारा लिखित जो पुस्तक है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जिन्होंने इसमें मार्क्सवादी बौद्धिक उपागम के आधार पर समाजशास्त्र तथा इतिहास को मिलाते हुए यह स्पष्ट किया कि भारत में राष्ट्रवाद का जो संबंध है वो किसी न किसी रूप में उत्पादन के संबंधों में होने वाले परिवर्तन से रहा है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औद्योगिकीकरण तथा आधुनिकीकरण के द्वारा जिन नए आर्थिक संबंधों की स्थापना हुई उसके परिणाम स्वरूप भारत की परंपरागत संस्थाओं में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। इस आधार पर उन्होंने विस्तार से इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि किसी भी समाज के आर्थिक संबंधों में जब परिवर्तन होता है तो वहाँ विभिन्न वर्गों के संबंधों तथा सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन होने लगता है। देसाई द्वारा जो ये लिखित पुस्तक है यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद की जो सामाजिक पृष्ठभूमि लिखित पुस्तक है, इस पुस्तक को 19 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इन्होंने प्रकथन में राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद की अवधारणा को स्पष्ट इसमें किया है, इनकी जो प्रकथन है। इसके बाद पुस्तक के पहले अध्याय में देसाई ने भारत में इंग्लैंड के उपनिवेशीकरण शासन से आरंभ होने से पहले यहाँ की अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दूसरे अध्याय में उन दशाओं का उल्लेख किया है जिसके अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। इसके प्रभाव से धीरे धीरे एक नई आर्थिक और राजनीतिक संरचना विकसित होने लगी। अध्याय 3, 4, 5, 6 तथा 7 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कृषि व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों, परंपरागत हस्तशिल्प थी उसका पतन कैसे हुआ, नगरों तथा ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विघटन किस प्रकार हुआ,
आधुनिक उद्योगों का विकास जैसी नई जो चेतना है वो उसकी विवेचना इन्होंने इसमें कर रखी है। अध्याय 8, 9 और 10 में परिवहन के साधनों के विकास, नई शिक्षा व्यवस्था की स्थापना, भारत में राजनीतिक प्रशासनिकीकरण की विवेचना के साथ भारतीय समाज पर इनके प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। अध्याय 11 में नए सामाजिक वर्गों के प्रादुर्भाव, यानी कि नए सामाजिक वर्ग कौन होते हैं? मध्यम वर्ग हुआ था। अध्याय 12 के अंतर्गत आधुनिक राष्ट्रवाद, प्रेस की भूमिका। अध्याय 13 में यहाँ की जो समाज सुधार आंदोलन हुआ था उसका सूत्रपात। अध्याय 14, 15 व 16 में परंपरागत जाति विभाजन, अस्पृश्यता तथा स्त्रियों की परिस्थिति, उनका स्टेटस कैसा था, जैसी सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध होने वाले आंदोलन हुए थे, मूवमेंट हुए थे, उसकी विवेचना इस अध्यायों में की गई है। अध्याय 17 में देसाई ने भारत में होने वाले धार्मिक सुधार जो आंदोलन थे उनकी चर्चा इस पुस्तक में कर रखी है। अध्याय 18 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इन्होंने माना है और इसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के रूप में एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन के प्रभाव की चर्चा की है। ये था इनका किस अध्याय में क्या दे रखा है। अब हम बात करते हैं इनके देसाई ने राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद का अर्थ क्या बताया है। तो प्रोफेसर देसाई ने कहा है अपनी पुस्तक में, जो प्रकथन है उसकी शुरुआत में उन्होंने कहा है कि भारत में विकसित होने वाले विभिन्न राजनीतिक और राष्ट्रीय आंदोलनों को समझना इस कारण आवश्यक है कि इन्हीं की सहायता से ब्रिटिश तथा उसके बाद ग्रामीण समाज में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों तथा उन नई सामाजिक शक्तियों को समझा जा सकता है जिन्होंने भारतीय समाज को नया रूप दिया है। इसी के संबंध में प्रोफेसर जो घोड़िए थे वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दशा है जिसमें एकता, सुदृढ़ता और पारस्परिक संबद्धता का समावेश होता है। यह एक ऐसी भावना है जिसमें सामान्य नागरिकता की भावना, राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना निहित होती है। भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषता यह है, भारत में राष्ट्रवाद का जो आरंभ हुआ था वो इंग्लैंड के उपनिवेशवादी शासन के दौरान प्रारंभ हुआ था और ब्रिटिश शासन से पहले भारत में एक ऐसी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना स्थापित थी जो विश्व के दूसरे देशों से काफ़ी भिन्न थी। यहाँ की जो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है वो काफ़ी भिन्न होती है। भारतीय राष्ट्रवाद की जो विशेषता यह है कि इसका प्रादुर्भाव और विकास उन दशाओं के बीच में हुआ जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने मुख्य रूप से आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की प्रशासनिक, आर्थिक और शैक्षणिक संरचना में इस तरह परिवर्तन किए जिसकी प्रकृति भारत की परंपरागत संरचना से बहुत भिन्न थी। इसके फलस्वरूप यहाँ एक नए सामाजिक वर्गों का निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। भारत में जो ब्रिटिश शासन में जो परिवर्तन आए थे, इन परिवर्तनों में इसकी भूमिका क्या रही थी ब्रिटिश शासन की, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रूपांतरण होना। ब्रिटिश शासन ने पहले यहाँ भारत की ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी। ब्रिटिश शासन के दौरान और भूमि के लगान वसूल करने के लिए जमींदारी व्यवस्था आरंभ की गई। जैसे जैसे गांव की कृषि भूमि पर जमींदारों का अधिकार बढ़ने लगा, ग्रामीण जीवन में एक नए पूंजीपति वर्ग का तेजी से विस्तार होना प्रारंभ हो गया। देसाई कहते हैं कि जमींदारी व्यवस्था के फलस्वरूप अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति के जो में अवश्य वृद्धि हुई थी, लेकिन इसने देश में एक नया वर्ग भी पैदा कर दिया जिसने राष्ट्रीय आधार पर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विचार करना आरंभ कर दिया। क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य था लगान वसूलना था, कहाँ से कितना लगान वसूलना है, कितना लेना है। तो जो पूरे तरह से क्या थे, आर्थिक संबंध स्थापित यहाँ पे हुए थे जमींदार
और किसानों के बीच में, किसान और ज़मीन के बीच में, और ज़मींदार, है ना, इन तीनों के बीच में क्या थे संबंध? आर्थिक थे। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उस पर ध्यान देना आरंभ कर दिया था। हस्तशिल्प तथा कुटीर उद्योगों, जो उद्योग थे, उनका पतन आरंभ हो गया था। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके प्रभाव बढ़ने के साथ ही यहाँ व्यापार धीरे धीरे इस तरह से विस्तार किया जाने लगा कि यहाँ नगरों ग्रामों में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों धंधों का पतन यानी विनाश होना आरंभ होने लगा। इस समय इंग्लैंड में बने हुए सस्ते और आकर्षक माल से प्रतियोगिता न कर पाने के कारण एक बड़ी संख्या में दस्तकार बेरोजगार होने लगे, क्योंकि इंग्लैंड में तो बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी, औद्योगिकरण हो चुका था वहाँ पर, तो वहाँ की जो माल होता था वो जल्दी बन के आ जाता था और देखने में भी आकर्षक था, जिसने जो यहाँ की दस्तकारी थी उसको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। दूसरे लोगों का जीवन, इसके साथ ही जो हस्तशिल्प के जो लगे हुए लोग थे, उनमें उनका जो जीवन था भुखमरी के कगार पे पहुंच गया। देसाई ने लिखा है कि कारीगरों को अपने गांव को छोड़कर नगरों में रहना आरंभ कर दिया। वे ऐसे श्रमिक वर्ग का हिस्सा बन गए जो राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे अपने आप को संगठित करने लगे। कहते नहीं, जब एक श्रमिक वर्ग अपने आप को संगठित करने लगता है तो उसकी नई परिभाषा हो जाती है वर्ग की, है ना। तो वही एक वर्ग यहाँ पर ना आरंभ हो गया। स्पष्ट है कि इस दशा में एक ऐसी चेतना का जन्म हुआ जो बाद में राष्ट्रवाद के विकास में एक कारण बन गई। आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ यहाँ पर, और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जब आधुनिक उद्योगों को स्थापित किया गया तो यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत से सरकारी ट्रस्टों, एकाधिकारवादी कंपनियों से प्रभावित होने लगी। भारत में बहुत सी प्रगतिशील कार्यों ने भी ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित उद्योगों को स्वागत किया। जो नए नए उद्यमी थे, पूंजीपति वर्ग थे, उन्होंने इसका स्वागत किया। फलस्वरूप दस्तकारी, गृह उद्योग में लगे हुए लोग, सामान्य ग्रामीण जो थे, उनकी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगी, और इसी के फलस्वरूप धीरे धीरे यहाँ उद्योगों का विरोध की जो भावना है वो उग्र होने लगी। परिवहन के जो आधुनिक साधनों का विकास ब्रिटिश शासन में हुआ था, इन वाहनों में रेल लाइनों के विस्तार के साथ ही विभिन्न कृषि उत्पादों पर आधारित एक ऐसी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन किया जाने लगा जो इंग्लैंड के लिए लाभदायक थी। इस समय बसों, जहाजरानी, यानी कि जहाज, पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं उनको जहाजरानी कहते हैं, जैसे परिवहन के दूसरे साधनों का विस्तार होने लगा। परिवहन के साधनों में जहां एक और भारत में ब्रिटिश शासन अधिक मजबूत हुआ, वहीं समान लोगों ने भी स्थानीय गतिशीलता तथा पारस्परिक संबंध यानी कि संपर्क बढ़ने लगा, और धीरे धीरे ये संगठित होना आरंभ हो गए, और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक नई चेतना का विकास होना आरंभ हुआ। ब्रिटिश शासन ने जो आधुनिक शिक्षा का विकास किया था, उसने भी राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने जो स्थापित शिक्षा व्यवस्था की थी वो धर्मनिरपेक्ष थी पूरी तरह से। यह शिक्षा इस अर्थ में उदारवादी थी कि सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लोगों को प्राप्त हो सकती थी, इसमें किसी का भेदभाव नहीं था यहाँ पर। इस शिक्षा के द्वारा जैसे जैसे तार्किक विचारों में वृद्धि हुई, समाज का एक बड़ा वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गया। शिक्षा से उत्पन्न जागरूकता के फलस्वरूप ही व्यवहार के असमानताकारी जो अनेक तरीके थे शोषण के, उसको समाप्त करने के वो जो प्रथाएं चल रही थी उसके विरुद्ध एक आवाज़ उठना आरंभ हो गई। भारत का राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकीकरण भी किया ब्रिटिश शासन ने। ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार भारत में राजनीतिक और जो प्रशासनिक एकीकरण की जो प्रक्रिया थी यहाँ आरंभ हुई। वैधानिक एकीकरण के रूप में भारत में पूरे देश में एक समान कानून लागू किया गया,
प्रशासनिक एकीकरण के लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर की सेवाएं इस तरह से आरंभ की गईं कि इससे स्पष्ट अधिकारी तंत्र के सभी क्षेत्रों और समुदायों के जीवन पर प्रभाव को नियंत्रण रखा जा सके। राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस देश में एक विशेष मौद्रिक व्यवस्था की लागू की गई, जिससे वस्तु विनिमय की जगह मुद्रा विनिमय किया जाएगा। क्योंकि मुद्रा पहले चलती नहीं थी हमारे यहाँ, वस्तु विनिमय था, तो मुद्रा की प्रणाली लागू की गई, जिससे अब जो चीज़ें थी वो मुद्रा देके खरीदी जा सकती थी। मुद्रा यानी पैसा, जो आप पैसा आजकल देखते हैं उसी को मुद्रा कहते हैं। लेकिन इससे अनेक दशाएं भी उत्पन्न हुई, जिससे संबंधित जो राष्ट्रवाद के जो विचार थे उनमें वृद्धि होना आरंभ हो गई। भारत में एक नए सामाजिक वर्गों का भी उदय हुआ और इस सामाजिक वर्ग ने जो संबंधित अपने संगठन थे इसको बनाकर अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न आरंभ कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमींदारों, महाजनों का शोषण के विरुद्ध अनेक ग्रामीण संगठनों का जो निर्माण होने लगा। देसाई के शब्दों में शोषित लोगों का ध्रुवीकरण पूंजीवादी व्यवस्था का एक आवश्यक परिणाम है, जिसे भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में स्पष्ट रूप से देखा गया। प्रेस की क्या भूमिका है इसमें? तो भारत में छापे खाने का जो आरंभ है वो 19वीं शताब्दी में हुआ। आरंभ में इसका प्रयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों और सरकारी आदेशों को भेजने और प्रशासनिक रिकॉर्ड रखने के लिए इसका यूज़ किया गया, लेकिन जल्द ही बहुत से भारतीय ने इसकी सहायता से अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन और पत्रिकाओं का प्रकाशन करना आरंभ कर दिया। इसमें से जो सबसे पहले जो पत्रिका प्रकाशित हुई थी वो थी संवाद कौमुदी। ये 1821 में प्रकाशित हुई। सन 1961 में अंग्रेजी समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन आरंभ हो गया। इस दशा में अंग्रेजी शासन द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का कानून काफ़ी सीमित रखने के प्रयत्न किए गए, लेकिन फिर भी यहाँ राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देने में प्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय जो राष्ट्रवाद है, प्रोफेसर देसाई ने अपनी पुस्तक में जो भारतीय राष्ट्रवाद की जो अवस्थाएं थी इसको 5 मुख्य भागों में भी विभाजित किया है। पुस्तक के सबसे लास्ट में आप देखेंगे इन्होंने यहाँ पर 5 भागों में ये अवस्थाएं विभाजित किया है। इसमें से प्रथम अवस्था थी 1857 से 1885। ठीक है, इस जो ये अवस्था थी इस अवस्था में भारत में होने वाले प्रमुख समाज सुधारों जो आंदोलन हुए थे उस पर यहाँ पर इन्होंने इस पर प्रकाश डाला है। जैसे ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज तथा स्वदेशी आंदोलन इसमें प्रमुख रहे हैं। जो सेकेंड फेज़ है, दूसरी फेज़ थी, ये थी 1885 से 1905 के बीच में। इसमें देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद का इसको दूसरा चरण कहा है और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उदार राष्ट्रीयता के काल में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के नेता थे और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने विश्वास को व्यक्त किया था, तो दूसरी ओर उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय समाज में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही ऐसे परिवर्तन होने चाहिए जो भारतीयों के हित में हों। इस समय राजनीतिक असंतोष के रूप में कुछ हिंसक आंदोलन हुए और राष्ट्रवादी युवाओं द्वारा एक छोटा वर्ग यह मानने लगा कि बड़े बड़े अंग्रेजी जो अधिकारी हैं इन पर हमला करके राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी अवस्था थर्ड फेज 1905 से 1918 के बीच में हुई थी और इसमें 1905 इस अवस्था में उदार राष्ट्रवादियों का स्थान उग्र राष्ट्रवादियों ने ले लिया था। सन 1907 में कांग्रेस के उदार और उग्रवादी नेताओं के मतभेद बहुत बढ़ जाने से कांग्रेस का विभाजन हो गया था और देसाई ने लिखा है कि आंदोलन की तीसरी अवस्था में सामाजिक आधार पर इस रूप में शक्तिशाली बन गया कि अंग्रेजों ने इस आंदोलन ने निम्न मध्यम वर्ग का जो लोग थे वो भी इससे जुड़ना प्रारंभ हो गए। उग्र राष्ट्रवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण समाज में
प्रभाव के कारण सरकार में दमन का रास्ता अपनाना आरंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप उग्र राष्ट्रवादियों की गतिविधियों में भी तेजी आना प्रारंभ हो गया। लेकिन गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने उग्रवाद जो आंदोलन था इसका विरोध किया गया है। महात्मा गांधी ने भी स्वयं इसका आंदोलन का विरोध किया है। चौथी अवस्था थी 1918 से 1934 के बीच में, और भारतीय राष्ट्रवाद का जो विकास है उन आंदोलनों के आरंभ हुआ जिसका नेतृत्व गांधी जी ने स्वयं किया था, और इसी कारण से गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। इस चरण को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। जो पांचवी फेज थी, जो पांचवा स्टेटस था आपका, ये थे 1934 से 1939 के बीच में। सन 1933 में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। सन 1939 के समय AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद को पांचवें चरण के रूप में स्पष्ट किया है। देसाई के अनुसार इस दौरान साम्यवादी नेताओं ने छात्रों, मजदूरों, किसानों के बीच में अपने प्रभाव को बढ़ाना आरंभ कर दिया था, और इस चरण की अन्य विशेषता देश के अनेक हिस्सों में किसान आंदोलन आरंभ हो गए थे और वर्ग चेतना का विकास होना आरंभ हुआ था। इस समय भारत की जो राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी का नेतृत्व उन्हीं के विचारों और कार्यक्रमों पर आधारित रहा, लेकिन किसी न किसी रूप में आंदोलन पूंजीवादी समाज के दूसरे वर्ग से प्रभावित होने लगा। इसके बाद कांग्रेस के रूप में जो कांग्रेस थे द्वारा आंदोलन से संबंधित अपना जो नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया, और उसने एक श्रमिकों और किसानों के आर्थिक हितों को प्रमुख स्थान दिया गया, जैसे जो पहले इसमें ध्यान नहीं दिया गया था, अब इसमें ध्यान दिया जाने लगा। AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य स्पष्ट करने के साथ ही भारत में जनवादी आंदोलन, शिक्षा की भूमिका में सांप्रदायिकता तथा जातिगत विभेदों को कुछ प्रमुख सामाजिक तथ्यों के रूप में इन्होंने इस बुक में स्पष्ट किया हुआ है। दो बुक हम और ले लेते हैं जिसके बारे में देसाई ने बोला है। किसान संघर्ष, अपनी जो दो पुस्तकें हैं, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया और अगेंस्ट स्ट्रगल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, में देसाई ने स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद किसान संघर्षों में जो अभूतपूर्व सामग्री प्रस्तुत की हैं, और पहले और आज के समय में जो किसान संघर्ष हुए हैं उसके अंतर को इस पुस्तक में स्पष्ट किया है देसाई ने। देसाई का मत था कि भारत में प्रगति तभी प्राप्त की जा सकती है जब शोषक वर्ग की पूंजीवादी व्यवस्था का रूपांतरण कर दिया जाए। इनकी एक दूसरी पुस्तक है राज्य तथा समाज के रूप में, ये द स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, जो कि 1975 में प्रकाशित हुई थी। बड़ी संख्या में एकेडमिक लोगों के द्वारा स्थापित आधुनिकीकरण की समीक्षा प्रस्तुत इसमें की गई है। इस बुक में भारत में आधुनिकीकरण समाज के मूल में बुर्जुआओं के पारस्परिक गठबंधन है। द्वंद्वात्मक तर्क के आधार पर इसका अर्थ इसमें अंतर्निहित किया गया है। अपनी कई रचनाओं में देसाई ने इसका खुलासा भी किया है, जो कि राज्य समाज जो की बुक थी इसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था AR देसाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिनकी पहली पुस्तक है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फेज भी पूछा जाता है किस फेज में क्या हुआ था। तो मैं आई होप आपको समझ में आया होगा। डिटेल से थोड़ा पढ़ा दिया है आप लोगों को ये बुक, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की जो क्लास है उसको यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास अगले दिन लेंगे, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो जाने से पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसकी और अपने जो दोस्त हैं उनको भी जोड़िए, अपने जो फ्रेंड हैं उनको भी जोड़िए इस चैनल से। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।